हाँ जी बच्चों, कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हो? बेटे हम लोग पढ़ रहे थे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में मैंने मैक्रो शुरू किया हुआ था और माइक्रो शुरू किया हुआ था। माइक्रो और मैक्रो में मैं काफी बातें तो बता चुका हूं आपको। मैं माइक्रो पूरा लिखवा चुका हूं, मैक्रो के मैं फैक्टर लिखवा रहा हूं अभी। और एनवायरनमेंट में कौन कौन से एनवायरनमेंट होते हैं मैक्रो में, तो मैंने 3 करवा दिए हैं। कौन कौन से 3 करवा दिए बताना एक बार। पॉलिटिकली, कौन सा? टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी। अब मैं करवाने वाला हूं आपको डेमोग्राफिक, और दूसरा सोशल, सोशो कल्चरल, सोशो कल्चर, दोनों करवाने हैं। क्या कह रहे हो? चलो करो शुरू। आप पहले मेरी बात समझिए। अगर मैं आपको अपनी भाषा में याद करवाने की कोशिश करूं तो कुछ है ही नहीं इसमें। डेमोग्राफिक में मैंने करना क्या है? कुछ नहीं करना। देखो, जैसे पॉपुलेशन है, अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं तो पॉपुलेशन है, आप उसके ग्रुप बना लो, एज वाइज, और इनकम वाइज, जेंडर वाइज, आप ग्रुप बना लो। जो ये ग्रुप बनाते हैं ना आप, इसको बोलते हैं डेमोग्राफिक। ग्रुप बन गया ताकि आपको स्पेसिफिक ग्रुप की क्या रिक्वायरमेंट्स है पता चल जाए, और आप फिर वही चीज सर्व कर पाएंगे जो उस ग्रुप को चाहिए। अब मान लो मैं जेंडर वाइज बनाऊं, मेल फीमेल ग्रुप। अब फीमेल को क्या चाहिए ज्यादा, मैं किस इंडस्ट्री में जाना चाहिए मुझे, तो उनको वो मान लो क्या चीज होती है, उसे क्या क्या बोलते हैं, कॉस्मेटिक का सामान चाहिए, तो मैं कॉस्मेटिक के सामान में जाना चाहिए मुझे। अब मैं मेल ग्रुप में जाना चाहूं और कॉस्मेटिक के सामान को लेकर आऊं तो बिकेगा ही नहीं। मेरी बात समझ में आई है? अब मुझे सिंपल कपड़ों के उसमें जाना है, सिंपल कपड़े होने चाहिए, मतलब ज्यादा कलर वलर वैरायटी ना होनी चाहिए, सिंपल कपड़े होने चाहिए। मैं ऐसे बिजनेस में जाना चाहता हूं तो मेल ग्रुप जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, मेरे को इसने ये इनकी बातें नहीं बंद होती, सारा दिन नहीं बंद होती इनकी बातें। मेरी बात समझ में आ गई? तो मेरा कहने का मतलब है कि हमें करना यह है, जो जनसंख्या, पॉपुलेशन को उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, पॉपुलेशन को उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से डिवाइड करना है, ताकि हम हर एक डेमोग्राफिक की फीचर देख सके, उनकी रिक्वायरमेंट्स को देख सके। नहीं समझ में आ रही बात? तो हमें उनके हिसाब से डिवाइड करना है ताकि हम उनकी रिक्वायरमेंट को देख सके। बस बात खत्म होगी। जब मुझे इन सब की रिक्वायरमेंट का पता चल जाएगा तो मैं उस बेस पर अपने प्रोडक्ट को बनाऊंगा। मुझे यह बताओ, इसमें क्या दिक्कत है? बोलो, कोई मुश्किल है क्या? ज्यादातर जितने भी मार्केटर्स हैं, जो मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, मार्केट का काम करते हैं, मार्केटर्स, जितने भी सोशल साइंटिस्ट हैं, वो ऐसा करते ही रहते हैं। वो लोग इन ग्रुपों में अलग अलग ग्रुप बनाते हैं, अपने हिसाब से जनसंख्या को डिवाइड करते रहते हैं, मतलब वो डेमोग्राफिक करते रहते हैं। और जो ये डेटा इकट्ठा करते हैं, ये बिजनेस के लिए और इकोनॉमिक्स के लिए, सबके लिए बेनिफिशियल है। कहानी तो बस इतनी सी है। नहीं समझ में आया? कहानी तो यही है कि पॉपुलेशन को उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, जैसे एज, इनकम, जेंडर, डिवाइड करके ग्रुप बनाना, ताकि स्पेसिफिक ग्रुप के फीचर समझे जा सके। और मार्केटर्स और सोशल साइंटिस्ट्स ऐसा करते हैं, पॉपुलेशन को नॉर्मली डिवाइड करते हैं इस तरह से। और जो ये डेटा होता है, ये बिजनेस और इकोनॉमिक्स दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। मुझे बताओ, इसमें क्या मुश्किल है? मैं क्या बोल लूं? और मेरी बात समझ में आ रही है? खत्म हो चुकी बातें तो। मुद्दा फिर वही आता है, लिखूं क्या? मेरी बात समझ, मुद्दा फिर यही आता है, लिखूं क्या? आ गया समझ? एक बताओ कि माइंड में है नहीं क्या कि पॉपुलेशन को डिवाइड करेंगे, जो डिवाइड वाला एरिया आएगा, मान लो मैंने एज वाइज डिवाइड किया, तो ये एक डेमोग्राफिक है, ये दूसरा डेमोग्राफिक है, तीसरा डेमोग्राफिक है।
तो अलग अलग बिजनेस अपने हिसाब से, डेमोग्राफिक के हिसाब से, पॉपुलेशन को कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से डिवाइड कर लेता है। तो इससे स्पेसिफिक के फीचर मिल जाते हैं, स्पेसिफिक डेमोग्राफिक के फीचर मिल जाते हैं। ये मार्केटर्स और सोशल साइंटिस्ट दोनों करते हैं, नॉर्मली करते ही रहते हैं, जिसमें से बिजनेस और इकोनॉमिक्स के लिए ये डेटा बड़ा यूजफुल आ जाता है। नहीं समझ में आई बात? जैसे मैं आपको आता हूं, इंडिया में ना जब ये किया गया तो जो यंगर है वो बहुत ज्यादा है, मतलब यंगर पॉपुलेशन ज्यादा है हमारे इंडिया में इन कंपेयर टू। तो चेक प्रॉब्लम है ना, मैं भी कल एक फंक्शन पे गया हुआ था, वहां पे एक लड़की आई हुई थी, मुश्किल से उसकी उम्र मुझे लग नहीं रही थी कि वो 30, 32, 35 साल से ऊपर की हो, इससे ऊपर की मुझे तो नहीं लग रही थी वो। अब रीजन था मेरी से डिस्कशन हो रही थी, तो उसने बताया कि मेरी लड़की 10th क्लास में है। भाई साहब, मम्मी यंगर है 35 साल की, लड़की भी यंगर होगी 10 साल की, तो सारी पॉपुलेशन यंगर है, मतलब 10वीं क्लास में है, 10th क्लास में थी। तो आप मेरी बात समझे ना, सारी पॉपुलेशन यंगर है हमारे यहां पर, क्योंकि पुराने टाइम में शादी जल्दी कर देते थे, जिस वजह से ज्यादा पॉपुलेशन यंगर है। लेकिन जो अब हमारा ट्रेंड चलता जा रहा है, अब हमारे यहां पर शादी थोड़ी थोड़ी लेट शुरू करने कर दी है, तो आने वाले टाइम में यंगर वाला ट्रेंड कम हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही ना? अब आप देखो, मुझसे आइडिया लगा के अगर देखोगे तो मेरा लड़का भी एलकेजी में जा रहा है। अब वो एलकेजी में जा रहा है, जब वो 10th में होगा तो मैं यंगर थोड़ी ना रह जाऊंगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना? लेकिन अब आप अपने आप से आइडिया लगाओ, आप यहां तक आ चुके हैं, आपके मम्मी पापा के 40-45, मेरी बात समझ में आ रही है ना? लेकिन जब मेरा लड़का इस एज में आएगा तो मेरी एज 60। तो आप मेरी बात समझो ना, तो आप मेरी बात समझ रहे हैं, तो बड़ा फर्क होगा उस बात में। तो हमारे इंडिया की जनरेशन यंगर है। अब आपको मैं एक बात बताऊं, मुझे इस पे इतनी कथा करने की जरूरत थी नहीं, लेकिन आप लोगों को अब इंजॉयमेंट आया और ये गलत था। अब आप अपने नेचर को देखो, अब आपको इंजॉयमेंट आया कि जी ठीक है जी, ये यंगर हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, जबकि मुझे एक लाइन लिखवानी थी कि इंडिया में यंगर पॉपुलेशन है। इसका इतनी बड़ी कथा करने से कोई लॉजिक नहीं था, लेकिन याद रह जाए कि लिखनी फिर नहीं आनी, लिखवाओ, अब इस पर टाइम लगाओ, या तो खाली याद ही रख लो, चलता हूं मैं आगे, हो गया बात खत्म। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आपके इंजॉयमेंट का लेवल कहां है? चलूं मैं आगे। तो मैं इसमें क्या क्या बातें लिखना चाहूंगा डेमोग्राफिक में, तो मैं उन बातों की तरफ चलता हूं। मैं इसमें लिखना क्या क्या चाहूंगा, पहले तो मेरी बात समझे। मैं लिखना चाहूंगा इसमें, देखो, पॉपुलेशन को डिवाइड करना है मुझे एज, इनकम और जेंडर के हिसाब से, मतलब किसी भी हिसाब से कर सकते हैं। ये तो मैं वैसे एग्जांपल बता रहा हूं कि मैं इन 3 हिसाब से मुझे करना चाहिए, ठीक है? तो मैं इसमें लिखूंगा क्या, अब इस लाइन को लिखूं कैसे? मैं लिखूंगा पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करना चाहिए, ठीक है? ये क्लासिफिकेशन एज, इनकम, जेंडर कुछ भी हो सकती है। मेरी बात समझ में आ गई? पॉपुलेशन को कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करना, ये एज, इनकम, जेंडर कुछ भी हो सकती है, और फिर अंडरस्टैंड होगा स्पेसिफिक ग्रुप की रिक्वायरमेंट का। फिर अंडरस्टैंड फीचर ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप, स्पेसिफिक ग्रुप के फीचर्स को अंडरस्टैंड करना है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? बोलो बच्चों, कोई डाउट तो नहीं आता? पॉपुलेशन मेन तो यही था कि पॉपुलेशन को डिवाइड करना है। लिखूंगा ऐसे कि पॉपुलेशन को उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग बांटा जाता है, और यह बांटा जाता है एज, इनकम और जेंडर के अकॉर्डिंग। अंडरस्टैंड किया जाता है फीचर ऑफ स्पेशल ग्रुप, कि स्पेशल ग्रुप के फीचर्स क्या है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? दूसरी बात यही लिखूंगा मैं, इसमें एक बात और भी लिख दूंगा,
डेमोग्राफिक एनालिसिस, डेमोग्राफिक एनालिसिस, एनालिसिस मतलब पहले मैं डेनालिसिस नहीं कर रहा था, अब एनालिसिस बता रहा हूं। करना कुछ नहीं, इसमें ये बात लिखा डेमोग्राफिक एनालिसिस किया जाता है, वही एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन, जॉब लेवल, किसी भी हिसाब से किया जा सकता है। बस यार बात वही है, डेमोग्राफिक एनालिसिस किया जाता है किसी भी हिसाब से। पक्का? मुझे जल्दी बताइए तीन बातें कौन सी होगी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन होता है, इसमें क्लासिफाई किया जाता है एज इंकम के अकॉर्डिंग, अंडरस्टैंड किए जाते हैं स्पेसिफिक फीचर ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप। डेमोग्राफिक एनालिसिस होता है, बाकी सबके नाम लिख देंगे, एज, ये एजुकेशन, सब नाम लिख देंगे। फिर मैं लिखूंगा मार्केटर्स प्लस सोशल साइंटिस्ट। पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं, पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं, इस तरह से ये डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन को, करते थे। और ये जो डेटा है, ये डेटा बिजनेस और इकोनॉमिक्स दोनों के यूज करते हैं। फिर हो गई दूसरी लाइन भी? बोलो, मेरे पास दो लाइनें हो गई। पहली लाइन समझ में आ गई कि कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से पॉपुलेशन को डिवाइड किया जाता है। अब ये क्लासिफिकेशन होती है एज इनकम के अकॉर्डिंग, और हर एक ग्रुप के फीचर्स को समझा जाता है। उसके बाद डेमोग्राफिक एनालिसिस किसी भी बेस पर हो सकता है। मार्केटर्स और सोशल साइंटिस्ट पॉपुलेशन को डिवाइड करते रहते हैं, नॉर्मली ऐसा करते ही रहते हैं। ये जो डेटा होता है ये बिजनेस और इकोनॉमिक्स दोनों के लिए बड़ा जरूरी हो जाता है। तीसरी बात लिखूंगा, इंडिया के अंदर यंग जनरेशन ज्यादा है, इसीलिए जितने भी मल्टीनेशनल कंपनी हैं सभी इंडिया में आना चाहती हैं। मैं आपको बता रहा था ना 60 साल, ऐसा नहीं है। जब आप जाओगे ना, मुझे आप 65 के लगते हो, आप 65-65 के होगे। मेरे टाइम में तो फिर भी थोड़ा सा सही चल रहा था, 25 साल की एज को या 24 साल की एज को माना जाता था। मेरे वाले पुराने टाइम में 18 साल की एज को माना जाता था कि शादी हो जानी चाहिए। फिर जब मेरे वाली पोजीशन आई तो 25 को माना जाने लगा। अब आपके वाली में 30 को माना जाने लगा है। अब 30 को माना जाने लगा तो मतलब आप अपनी समझो, आप 70 के होंगे फिर उस टाइम। अब अपनी समझो, मेरी ना छोड़ो, अपनी समझो, फिर और बूढ़ी एज होगी हमारे इंडिया के अंदर, यंगर नहीं रहेंगे। तो आप मेरी बात समझे। बुढ़े तो एक दिन सब को देखो, अपनी बारी देखो कैसे आया। बुढ़े तो एक दिन सब नहीं होने, अपनी बारी कितनी जल्दी निकल के आया। हमारे इंडिया में यंगर ग्रुप वाले लोग ज्यादा हैं, जो जिसे मल्टीनेशनल कंपनियां इंडिया में आना चाहती हैं। तीन बातें हो गई। तीनों बातें पटापट याद कर लो। तीनों बातें कौन कौन सी होगी मैं अभी लिखवाऊंगा, याद होनी चाहिए तीनों बातें। पहली बात कौन सी लिखूंगा? पॉपुलेशन को कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से डाला, डिवाइड करना डेमोग्राफिक्स है। उसके बाद इसमें क्लासिफाई किया जाता है। मैंने आपसे ना ये कहा है कि फटाफट याद कर लो। उसे क्लासिफाई किया जाता है एज, इनकम और ग्रुप के हिसाब से। उसके बाद अंडरस्टैंड किए जाते हैं फीचर स्पेसिफिक ग्रुप के। डेमोग्राफिक एनालिसिस किया जाता है एज, इनकम, एजुकेशन, जॉब पोजीशन, जेंडर, इनके बेसिस पर। इसके बाद वो दूसरी लाइन लिखेंगे, मार्केटर और सोशल साइंटिस्ट पॉपुलेशन को डिवाइड करते रहते हैं। ये जो डेटा आता है ये बिजनेस और इकोनॉमिक दोनों के लिए यूजफुल होता है। इंडिया में यंग जनरेशन ज्यादा है, इसीलिए सभी मल्टीनेशनल कंपनियां इंडिया में एंटर करना चाहती हैं। डेमोग्राफिक ट्रेंड, डेमोग्राफिक ट्रेंड का मतलब होता है, मान लो मैंने एज के हिसाब से या एज के हिसाब से अपने पास डेटा कलेक्ट कर लिया। मान लो मैंने सोच लिया कि 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी एज 15 साल से कम है जो मेरे प्रोडक्ट को खरीदेंगी। नहीं समझ में आई बात? बाकी और भी लोग हैं, पर 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 15 साल से कम है जो मेरा प्रोडक्ट खरीदेंगे। मैंने ये रिसर्च कर ली, तो मैं तो भी इन्हीं पे ध्यान दूंगा ना। मेरी बात समझ में आ गई? अब मेरा ध्यान इन्हीं पे ही है, 1 करोड़ लोगों पर। ट्रेंड का मतलब होता है ये बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, ये पॉपुलेशन बढ़ रही है या घट रही है। डेमोग्राफिक ट्रेंड, मेरी बात समझ में आई है? डेमोग्राफिक ट्रेंड से हमें देखना होता है कि ये क्या इफेक्ट कर रहा है मार्केट साइज पर, अपॉर्चुनिटीज पर एंड थ्रेट पर। मतलब
ये अगर बढ़ रहा है तो मेरे पास क्या अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, ये घट रहे हैं तो मेरे पास क्या थ्रेट आ रहा है। ये मार्केट के साइज पर इफेक्ट करता है। डेमोग्राफिक ट्रेंड इफेक्ट करता है व्हाट्स इफेक्ट ऑन मार्केट साइज एंड अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। याद हो गई। अब ये 5 लाइनें मुझे लिखनी है। कितने, 4 बनी है, 5 बनी है, 4 बनी है ना, 4 बनी है। पहली, पॉपुलेशन को कैरेक्टरिस्टिक्स अकॉर्डिंग डिवाइड करना, फिर इसमें क्लासिफाई किया जाता है इस इनकम उसके बेस पर, फीचर अंडरस्टैंड करना, फिर डेमोग्राफिक एनालिसिस करना, फिर मार्केटेबल और सोशल साइंटिस्ट पॉपुलेशन को इस तरह से करते ही रहते हैं। और ये डेटा बिजनेस और इकोनॉमिक्स दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है। तीसरा पॉइंट इंडिया वाला, और चौथा पॉइंट डेमोग्राफिक ट्रेंड इफेक्ट करता है मार्केट साइज को और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को लेकर आता है। लिखे इस बात को। देखो अभी भी याद करने के बावजूद भी लिखना अभी भी मुश्किल है यार। करूं क्या मैं, बताओ, मर जाऊं मैं अभी और कैसे मरूं बताओ, मेरे को यही तो बात नहीं समझ में आती। फिर चिल्लाएंगे भी, फिर जल्दी कर दो, कैसे कर दूं जल्दी। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट आर द characteristics of a population। ये पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स है that have been, मेरी पहली लाइन होगी ना ये वाली, that have been classified and explained according to certain criteria। demographic environment, characteristics of population that have been classified and explained according to certain criteria such as age, gender, income, in order to understand the feature of a specific group, the features of a specific group, understand the फीचर्स ऑफ ए स्पेसिफिक ग्रुप। मेरी बात समझ में आ गई? ये वाली लाइन समझ में आ गई आपको? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन होता है, क्लासिफाई किया जाता है इस बेसिस पर और अंडरस्टैंड किए जाते हैं फीचर। और एक बात रहेगी, कौन सी पहले पॉइंट में, कौन सी रहेगी कि डेमोग्राफिक एनालिसिस। लिखो डेमोग्राफिक एनालिसिस consider factors such as age, income, education, job position and degree of education, Demographic analysis consider factors such as, समझ में आई बात? अब ये दूसरी लाइन पे आ गया, मार्केट और मार्केटर्स और अदर साइंटिस्ट
डिवाइड करते रहते हैं पॉपुलेशन को, ठीक है ना, उनके डेमोग्राफिक्स के हिसाब से। आ जाओ लिखते इस बात को, लिखो सेकेंड पॉइंट, मार्केटर्स एंड अदर scientists, other social scientists, other social scientists regularly divide a population based on their demographic makeup. Market and other social research regularly divided the population, divide a population based on their डोमेस्टिक मेकअप। और ये डेटा कौन कौन यूज करते हैं फिर? बिजनेस और इकोनॉमिक्स दोनों के लिए डेटा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर डेटा अबाउट दीज क्वालिटीज आर इंपॉर्टेंट टू बोथ businesses and economics. Next. Data about these qualities are important to both business and economics. क्लियर यहां तक बात? मेरी 2 लाइन हो गई। अब तीसरा पॉइंट क्या आना चाहिए कि जी इंडिया में सारे यंगर है, तो लिखिए इंडिया हैज रिलेटिवली यंगर पॉपुलेशन एज कंपेयर टू मैनी अदर कंट्रीज many multinational companies are interested in India। आप सोच के देखो ना, वो कहते हैं यहां के लोग सारे यंगर हैं, इनसे काम करवाओ दिन रात और पूरे वर्ल्ड में काम करेंगे। मल्टीनेशनल कंपनी पूरे वर्ल्ड के लिए काम करती हैं, पूरे वर्ल्ड में उनका बिजनेस होता है। तो ठीक है, आजकल आप देख रहे हो ना, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब निकली हुई है, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लगी है और बच्चे भी भागते हैं, पर उनका खून पता कितना चूस जाता है वहां पे। इंडिया हैज रिलेटिवली का मतलब है तुलनात्मक रूप से, मतलब बाकियों की तुलना। तो इंडिया हैज रिलेटिवली यंगर पॉपुलेशन एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। मैनी मल्टीनेशनल्स आर इंटरेस्टेड इन इंडिया considering its population size। यहां का पॉपुलेशन साइज देखते हुए यहां पर आना चाहते हैं। अगला पॉइंट, डेमोग्राफिक ट्रेंड। डेमोग्राफिक ट्रेंड देखना होगा, वो इफेक्ट कैसे करता है मार्केट के साइज को और अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट को। तो समझ में आ गया ना आपको डेमोग्राफिक ट्रेंड का मतलब? तो लिखे ऑर्गेनाइजेशन
need to address the following issue. Address following issues. उनको ये इशू देखने चाहिए. देखो क्या क्या इश्यूज हैं. What demographic trend will affect the market size, the market size of the industry. मेरी बात समझ में आ गई. मार्केट साइज पर क्या इफेक्ट आएगा आपका. will affect the market size of the industry. आगे. What demographic trend represent opportunities and threats? What demo oh, what demographic trend represent opportunity or threats? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई. अब हम बात करेंगे अपने अगले पॉइंट पर. अगला पॉइंट क्या है मेरा. सोशो कल्चर. सोशो बोलो. कल्चर. सच बताऊं है तो इसमें भी कुछ नहीं, पर बात वही है फिर कि लिखेंगे कैसे. समझाने की बात अगर मैं करूं तो कल्चर के हिसाब से अगर डिवाइड किया जाए तो सोशो कल्चर. अगर कल्चर के हिसाब से डिवाइड किया जाए, जैसे मैं आपको बताता हूं, ये तो था यार उसके हिसाब से कि एज के हिसाब से कॉम्प्लेक्स ग्रुप बनाना. जैसे मैं आपको बताऊं, आप बनाओ कि मैं एग्जांपल लेता हूं. जैसे चमड़े की बेल्ट है. चमड़े की बेल्ट की आप किसे बोलते हैं. चमड़े को क्या बोलते हैं. लेदर बेल्ट है. लेदर की बेल्ट है. अब हमारे इंडिया का कल्चर है, हमारे यहां की मान्यताएं हैं कि हम मांस से बनी हुई चीज नहीं पहनते. मंदिर में भी जाते वैसे भी नहीं पहनते. आप लोग पहन लेते हो, नॉर्मली पहनते नहीं लोग लेदर की चीजें. हाँ नहीं पहनते, बहुत लोग नहीं पहनते. हमारे इंडिया में 20% लोग ये जो लेदर की चीजें पहन लेते होंगे, 80% लोग नहीं पहनते. अब वो मंदिर में जाना हो या ना जाना हो इस बात से फर्क नहीं पड़ता, 80% लोग पहनते ही नहीं है. आप 20% में आते हो वो बात एक अलग है. हाँ लेकिन 80% लोग नहीं पहनते. अब ये हमारे यहां की मान्यता है, कल्चर है. इसे चेंज कर देगा क्या कोई. बिजनेस को अपने आप को ढालना होगा इस कल्चर में. हम नहीं चेंज, ये बिजनेस कल्चर नहीं चेंज होने वाला, ये हमारा सोशल कल्चर नहीं चेंज होने वाला. ये हमारे यहां का कल्चर है कि हम चमड़े की बेल्ट नहीं डालते. अब इंग्लैंड वगैरह मुझे ऐसा लगता है अंग्रेज डालते ही होंगे, वहां पे 90% जनसंख्या ये डालती होगी, पर हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है. अब हमारे इंडिया का कल्चर अलग है. अब एक बिजनेस आएगा वो हमारे इंडिया के अकॉर्डिंग डिवाइड करेगा ना, हम थोड़ी ना उनके अकॉर्डिंग ढलेंगे. और ये जो मान्यताएं होती है ये कभी चेंज नहीं होती, इन्हें चेंज करना बहुत मुश्किल है. अगर सक्सेसफुल बिजनेस बनना चाहते हो तो आपको ढलना होगा उसके अकॉर्डिंग. तो आप अब इसके लिए आप रेक्सिन की बेल्ट बनाओ. हम जो बेल्ट बांधते हैं वो रेक्सिन की बेल्ट होती हैं, वो चमड़े की नहीं होती. मेरी बात समझ में आ रही है. हम जो ज्यादातर शूज डालते हैं वो रेक्सिन के हैं, चमड़े की तो बहुत कम है. यार आदि तो हम दुकान पे जाते हैं चमड़े के जूते बोल कर लेते हैं. भाई चमड़े के जूते नहीं मिलते तुम्हें हैं. समझ नहीं आया.
तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे बिलीफ क्या है, हमारा सोशल ट्रेडिशन क्या है, हमारी वैल्यूज क्या है। आपको इस अकॉर्डिंग अगर पॉपुलेशन को डिवाइड किया जाएगा तो वो हो जाएगा सोशो कल्चर। ठीक है, बस यही है कि आप इसके अकॉर्डिंग डिवाइड करो और बिजनेस को उसी अकॉर्डिंग ढालो, कल्चर्स के अकॉर्डिंग ही। मेन तो बस यही बात है, खत्म। लिख लेना एक बार, एक बैठ के लिख तो लो। नहीं नहीं, लिख लो आप, आधे स्टडी मैट पढ़ लो, पता चल जाएगा यही लिखा हुआ है। और स्टडी मैट ही बोला मैंने। हाँ, लेदर की बेल्टें नहीं बनती। मैं आपको बताता हूं मैं इसमें क्या क्या लिखना चाहूंगा। मेरी बात समझे, मैं पहले तो ये लिखूंगा इसमें। मैं एक बात बताता हूं, पहली बात तो आपको यहां से जल्दी समझ में आएगा, यहां से जल्दी समझ में आएगा। मैं एक दो तीसरा पॉइंट लिखता हूं। पहले तो ये समझो, ऐसे समझ में आएगा। थर्ड पॉइंट, एक वर्ड अभी आपने पढ़ा था डेमोग्राफिक, और एक वर्ड हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या, सोशियो कल्चरल, सोशियो। ठीक है, डेमोग्राफिक में मैंने पॉपुलेशन को कैसे डिवाइड किया था, अरे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, मूर्ख। पॉपुलेशन को के हिसाब से डिवाइड किया था। पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, यहां पर हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन के बिलीफ एंड बिहेवियर, उनके विश्वास और उनके बिहेवियर, मतलब समझ में आ गया ना, बिहेवियर के हिसाब से डिवाइड करेंगे उनके। इसमें पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और इसमें पॉपुलेशन का बिलीव और बिहेवियर होता है। ठीक है, अब आगे मैं इसमें लिखना चाहूंगा सोसाइटी के बिलीफ, चलो जो भी है, बिलीफ, वैल्यू, नॉर्म्स, ये सब डिटरमाइंड करते हैं इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में रिलेशन कैसा होगा। मतलब मैं चमड़े के जूते बेचता हूं तो मेरे पास 80% जनसंख्या आएगी नहीं, क्योंकि हमारे यहां का बिलीव, वैल्यूज और नॉर्म्स ऐसे ही हैं। मैं रैक्सिन के बेचता हूं तो मेरे पास 80 तो आएगी, जो बाकी 20 है उसमें से भी 5-10% आ जाएगी। मेरी बात समझ में आई है? तो ये सोसाइटी के जो भी बिलीव, वैल्यू, नॉर्म्स हैं, ये डिटरमाइन करते हैं इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में रिलेशनशिप, इनके बीच में रिलेशनशिप कैसा है। दूसरा, ये सब सेम बने रहते हैं, कभी चेंज नहीं होते। नहीं समझ में आई? ये हमेशा सेम बने रहते हैं। वैसे ना मुझे कई बार तो ऐसा लगता है ये सब बातें में नास्तिक बनाती है, बने रहते हैं। मेरा कहना नास्तिक का मतलब, अब हम ये देख रहे हैं कि हमारे यहाँ का बिलीफ क्या है। अब कहीं पे मान लो मांस खाने का बिलीफ हो तो हमें पता चल गया मांस खाने का बिलीफ है, तो हम नास्तिक के वहाँ मांस बेचे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो मतलब एक वो बना रही है ना, आपको बिजनेस देखना है बस, बाकी कुछ नहीं। तो आप मेरी बात समझें, सोसाइटी के बिलीव, वैल्यू, नॉर्म्स को देखें, ये डिटरमाइन करते हैं इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के बीच रिलेशनशिप कैसा होगा। ये हमेशा सेम बने रहते हैं, इसका दूसरा नाम है सेम। ठीक है, ये सेम बने रहते हैं। इन सबको चेंज करना बिजनेस के बस की बात नहीं है।
बिजनेस नहीं चेंज कर सकता इन सबको, इनको चेंज करना बिजनेस के लिए डिफिकल्ट है। ऐसा नहीं कि चेंज नहीं होते, होते हैं, लेकिन चेंज करना बड़ा मुश्किल सा है। ठीक है, जैसे कि आपने वो KFC सुना है? हाँ, जो KFC है, अब KFC में वो इस टाइप का बना देते हैं, इस टाइप से करते हैं, आप जाओ एक बार खाना शुरू करो, दोबारा आपके मुंह को वो टेस्ट लग जाएगा, आप बार बार जाएंगे वहां पे। बहुत सारे ऐसे लोग जो पहले नॉनवेज नहीं खाते थे, वहां जाके खाने लग गए। चेंज हो जाता है लेकिन बड़ा मुश्किल है। अब जैसे मैंने आपको कहा, आप में से आधे जने गुस्से में आ गए कि ये क्या मतलब है, चले जाओ तुम, जाने दो फिर। तो आप मेरी बात समझे, तो आप लोग जाने मुश्किल हो जाएंगे आपके लिए। मेरी बात समझ में आई है? आप में से अब आधे जने गुस्सा हो गए एकदम से कि ये क्या बातें बोलने शुरू कर दी तुमने। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि चेंज हो जाते हैं, पर डिफिकल्ट है। मैं आपको बोलूं तो आप इतना गुस्सा हो रहे हो, मैं शुरू कर दूं तो आप कहा जाओगे मेरे को आगे। बिजनेस को अपना सारा कामकाज इसी के अकॉर्डिंग करना होता है। बिजनेस को अपना कामकाज, कामकाज मतलब फंक्शन, अपनी फंक्शनिंग इसी अकॉर्डिंग करनी होती है। ठीक है, बिजनेस को अपने सारे कामकाज इसी अकॉर्डिंग करने होते हैं। अगली बात, एक सक्सेसफुल बिजनेस इसी के अकॉर्डिंग काम करता है। एक सक्सेसफुल बिजनेस इसी के अकॉर्डिंग काम करता है। आ रहा हूं। सक्सेसफुल भी इसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। क्या आपको मेरी ये बातें याद हो गई? पक्का? अभी तक तो यहां तक आधे तो मैं लिखूं, अरे नहीं अभी तक चालू तो बोले, मैंने तो आपको दिख नहीं रहा, पहली दूसरी लाइन छोड़ी हुई है अभी तक, या तीसरी चौथी लाइन करवा दी पहले। मुझे लगा कि यहां से जल्दी समझ में आ जाएगा, इनको फिर पहली दूसरी समझ में आएगी। मेरी बात समझ में आ गई है? डेमोग्राफिक में पॉपुलेशन को कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से देखते हैं, और सोशियो कल्चरल में पॉपुलेशन के बिलीव और बिहेवियर के अकॉर्डिंग देखते हैं। सोसाइटी में बिलीव, वैल्यू, नॉर्म्स ये डिटरमाइन करते हैं इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन में क्या रिलेशन होगा, ये हमेशा सेम बने रहते हैं, इन्हें चेंज करना बिजनेस के लिए बड़ा डिफिकल्ट है। बिजनेस अपनी सारी फंक्शनिंग इसी के अकॉर्डिंग करता है। सक्सेसफुल बिजनेस इन्हीं के अंदर रहकर काम करता है, इन्हीं के अकॉर्डिंग काम करता है। पक्का? अब सोशल एनवायरमेंट समझ में आ गई ना? अब तो बात, ये सोशल एनवायरमेंट अब तो समझ में आ गया होगा ना। सोशल एनवायरमेंट, हर देश के अलग अलग सोशल एनवायरमेंट है। मैं भी एक वीडियो देख रहा था तो उसके अंदर वो साउथ अफ्रीका वाले बंदे थे, वो बड़ी गरीबी है वहां, मैं तो देख के डर गया। वहां वो काले काले से आदमी एक दूसरे को ऐसे, एक राजा जा रहा है उसको नीचे लेटा, उसके आगे पहले दो बंदे ऐसे लेट जाते, वो उनके ऊपर चलता है और 50-50 रुपए के लिए आगे आगे भाग रहे हैं। अभी एक वो टूरिस्ट है, वो घूमता रहता है, उसकी वीडियो देख रहा था, वो वहां पे मुझे दिखा रहा था सारा का सारा। मैं उसका वो क्या बोलते हैं उसको, ब्लॉग, उसका ब्लॉग देख रहा था। हाँ, क्या कह रहे हो? मैं जा रहा हूँ अभी, मैं जा रहा हूँ। इसकी भी जुबान चल गई है, वाकई चली इसकी भी जुबान चल गई है। दूर रहो संगति से थोड़ा, ये सही बात थोड़ी ना। सोशल इन्वायरमेंट इफेक्ट करता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस को। तेरे को साथ ले जू, वहां बोलता रहेगा तू।
नहीं, वहां से बोलने से बात तो ये आएगा नहीं, बोलने वाला आदमी भी तो चाहिए वहां कोई। सोशल इन्वायरमेंट फैक्टर इफेक्ट करता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस को। मेरा फर्स्ट चैप्टर है, उसमें मैंने आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस सिखाना है। यहां तो बस बता दूं उसमें क्या क्या होता है। मिशन सेट होते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं, प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजन होते हैं। ये वहीं पे समझाऊंगा मैं, यहां पे काम नहीं है इसका, पर यहां पर मुझे थोड़ा सा आ गया तो टॉपिक लिखना पड़ेगा, ठीक है। सोशल इन्वायरमेंट इफेक्ट करता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस को। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है? मिशन, ऑब्जेक्टिव, प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजन, इनको इफेक्ट करता है। क्या 3 बातें समझ में आ गई? बातें रह गई 2। हे भगवान, पहले दूसरी बात करवा दो फिर पहले कराऊंगा। तो मैं कितना डर डर के लिखता होगा कि इनको याद हो जाए। पहले छोटी, तभी मैं पहले दूसरी करवा रहा हूं। इसमें कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ फैक्टर्स बनाए जाते हैं। इसमें जो ग्रुप बनाए जाते हैं ना, वो कॉम्प्लेक्स होते हैं बड़े। किसके अकॉर्डिंग? आपके ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग, ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग। और किस, तो मैं आपसे कह रहा था इसमें हम कॉम्प्लेक्स ग्रुप बनाते हैं ट्रेडिशन के हिसाब से। ट्रेडिशन के हिसाब से कि सोशल ट्रेडिशन क्या है, सोशल ट्रेडिशन क्या है, वैल्यू एंड बिलीव्स क्या है, बिलीफ क्या है। हमें इसमें लेवल एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है। मैं ये कुछ बेस बता रहा हूं कि हम इन बेसिस पर ग्रुप बनाते हैं। जैसे हम डेमोग्राफिक्स में तो एज और इन सब के हिसाब से बनाते थे, यहां पे ऐसे कि ट्रेडिशन क्या चल रहे हैं, वैल्यू और बिलीफ सिस्टम्स क्या हैं, लेवल एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, एथिकल स्टैंडर्ड क्या है, एथिकल स्टैंडर्ड, स्टेट ऑफ सोसाइटी क्या है, सोसाइटी का माइंड में क्या है, वो क्या चीज प्रेफर कर रहे हैं। इन बेसिस पर, कुछ बेसिस है, इन बेसिस पर हम लोग वो बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। तो मैंने आपके सामने सारे पॉइंट कर दिए। आखिरी एक फर्स्ट पॉइंट और लिखूंगा छोटा सा। ये एक जर्नल फैक्टर है जो सभी एंटरप्राइजेस को सिमिलर मैनर में इफेक्ट करता है, सिमिलर मैनर में इंपैक्ट करता है। तो आप लोग मेरे साथ साथ समझेंगे, मैंने बस यही बातें लिखवानी है। कौन कौन सी बातें हैं ये देख लो। एक तो ये जर्नल फैक्टर है, सभी एंटरप्राइज को सिमिलर मैनर में इंपैक्ट करता है। दूसरा, इसमें कॉम्प्लेक्स ग्रुप बनाए जाते हैं इन फैक्टर्स के। डेमोग्राफिक और सोशो कल्चर में डिफरेंस क्या है। इसके बाद कि सोसाइटी के बिलीव वैल्यू नॉर्म्स डिटरमाइन करते हैं कि इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में रिलेशन कैसा है, ये सेम बने रहते हैं, इनको चेंज करना बिजनेस के लिए डिफिकल्ट है, बिजनेस को अपनी फंक्शनिंग इसी के अकॉर्डिंग करनी होती है, और सक्सेसफुल बिजनेस ऐसा ही करता है। सोशल इन्वायरमेंट इफेक्ट करता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस को। तो प्रोसेस में मैंने आपको बड़ी सारी बातें बतानी है, हमारे पास फर्स्ट चैप्टर में है, आपको बता दिया मिशन, ऑब्जेक्टिव और प्रोडक्ट के बारे में। अब मुझे इन बातों को लिखना है, आप मेरे साथ साथ ये बातों को लिखेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। आ जाओ, इस बात को लिखे, लिखो। सोशल कल्चरल एनवायरमेंट लिखे। ए जनरल फैक्टर that influence almost all enterprise in a similar manner। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले एक जर्नल फैक्टर है जो सभी एंटरप्राइज को सिमिलर मैनर में इंपैक्ट करता है।
अब इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ए जर्नल फैक्टर दैट influence almost all enterprise in a similar manner। इसके बाद मैंने आपको बताया इन फैक्टर्स के बेसिस पर ग्रुप बनाए जाते हैं, तो मैं यही लाइन लिखूंगा, मेरी फर्स्ट होगी, सेकंड लाइन की तरफ चल रहा हूं। इट represents a complex group of factor such as social traditions। It represent a complex group of factors such as social tradition, value and beliefs, यही था ना हमारा, देखो सेकंड पॉइंट, सोशल फैक्टर्स, वैल्यू एंड बिलीव्स, लेवल एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, level and standard of living, और लिटरेसी लिख देता हूं, लिटरेसी पढ़ाई लिखाई का लेवल, द एथिकल स्टैंडर्ड एंड सो ऑन। इन बेसिस पर कुछ ग्रुप बनाए जाते हैं। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, इन दोनों में फर्क है, वो पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये पॉपुलेशन के बिलीव एंड बिहेवियर है। तो इसी तीसरे पॉइंट को लिख रहा हूं मैं, इट डिफर फ्रॉम डेमोग्राफिक्स in the sense that not only the character it is of population different demography तो characteristics of population है, but in the behavior and belief, but in the behavior and the belief system of the population, of that population। तो it differ from different from demographically in the sense that it is not the characteristics of population, but it is the behavior and the belief system of population। तो ये आ गया कि ये उससे कैसे डिफरेंट है। मैंने ये बात भी लिखवा दी डिफरेंट वाली। अब डिफरेंट वाली बात के बाद आगे लिखते हैं, डिफरेंट वाली बात के बाद आगे अब आ गया सोसाइटी के बिलीव सिस्टम्स के बारे में। सोसाइटी के जो बिलीव और वैल्यू नॉर्म्स हैं, ये डिटरमाइन करते हैं इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में ये दोनों एक दूसरे कैसे रिलेटेड हैं। ये चेंज नहीं हो सकते, ये इन्हें चेंज करना बहुत डिफिकल्ट है, ये सेम बने रहते हैं। मैं भी इन्हीं बातों को लिखवाता हूं। आ जाएं, 4th पॉइंट लिखते हैं हम लोग। 4th पॉइंट लिखें, द बिलीव
values and norms of a society determined of a society determined how individual and organization should be interrelated. वो कैसे आपस में इंटररिलेट करते हैं? द कोर बिलीफ्स ऑफ ए पर्टिकुलर सोसाइटी टेंड टू बी प्रिसाइज, मतलब सेम, PRESISTENT, ESISTENT। तो लिखे बिलीव सिस्टम हमेशा सोसाइटी के सेम रहते हैं। द कोर बिलीफ ऑफ ए पर्टिकुलर सोसाइटी टेंड टू बी। अब इसके बाद डिफिकल्ट होता है एक बिजनेस की इन सबको चेंज करना। इट इज डिफिकल्ट फॉर ए बिजनेस to change these core values which become a determination of its functioning। देखो इट इज, इसे चेंज करना मुश्किल है। डिफिकल्ट फॉर ए बिजनेस टू चेंज these core values, इन कोर वैल्यूज को चेंज करना एक बिजनेस के लिए बड़ा मुश्किल है। ये ही डिसाइड करते हैं कि बिजनेस कैसे काम करेगा। विच बिकम ए डिटरमिनेंट ऑफ इट्स फंक्शनिंग। इसके बाद यहां तक बात समझ में आ गई? मैंने ये सारी बातें लिखवा दी। देखो यहां तक मैंने लिखवा दी कि कैसे वो इंटरडिपेंडेंट हैं, कैसे एक दूसरे मतलब कैसे बिहेव करेंगे, एक दूसरे कैसे रिलेशंस हैं उनमें, इंटर रिलेटेड कैसे हैं वो, ये सेम बने रहते हैं, इसे चेंज करना डिफिकल्ट है, बिजनेस इसके अकॉर्डिंग काम करता है। अब बात लिखवाऊंगा सक्सेसफुल बिजनेस की, कि सक्सेसफुल बिजनेस बिलीव्स एंड नॉर्म को ध्यान में रखते हुए उस सोसाइटी में काम करता है। दिस मीन डेट businesses have to adjust, बिजनेस अपने आप को एडजस्ट करता है टू सोशल नॉर्म्स एंड बिलीव्स टू ऑपरेट सक्सेसफुली, ताकि हम सक्सेसफुली ऑपरेट हो सके। तो लिखिए एक बार, दिस मीन डेट बिजनेस में हैव टू एडजस्ट टू सोशल नॉर्म्स एंड बिलीव्स टू ऑपरेट सक्सेसफुली। मेरे पास ये हो गई, लास्ट पॉइंट रह गया, सोशल एनवायरनमेंट अफेक्ट करता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस को, जिसमें मिशन, ऑब्जेक्टिव और प्रोडक्ट आते हैं, प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजंस। लिखिए, द सोशल एनवायरनमेंट primarily affect the strategic process with
in the within the organization in the, मैं पहले इसको दूसरी लैंग्वेज में लिखवाता हूँ, पहले रेड वाले वर्ड ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। द सोशल इन्वायरमेंट प्राइमरी अफेक्ट करता है द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस को। within the organization in the areas of mission and objective setting and decision related to product and market। भी कौन सी मार्केट में जाना है, कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, डिसीजन रिलेटेड टू प्रोडक्ट एंड मार्केट। कौन से प्रोडक्ट्स में जाना है, कौन सी मार्केट में जाना है, ये सब डिसाइड करते हैं। बेटे अब तक मैं आपको पांचों सिखा चुका। अब तो मुझे ना इसके अंदर बताना क्या रह गया है, इसमें बताना क्या रह गया है, जो माइक्रो के अंदर पहले 5 लाइनें छोड़ी हुई हैं आपने, और मैक्रो के अंदर पहले 10 लाइनें छोड़ी हुई हैं। इसमें क्या लिखा जाए? अब ना उसमें क्या है, इन्हीं का सबका बीच में से निचोड़ निकाल के बातें लिखी हुई हैं। अब आपको पता चल गया कि माइक्रो इन्वायरमेंट में क्या है और मैक्रो इन्वायरमेंट में क्या है। यह करने से पहले सारा पढ़ लिया करो एक बार। अब माइक्रो और मैक्रो में करने से पहले क्या 5 लाइनें लिखवानी है मुझे। मैं पहले माइक्रो के ऊपर जो 5 लाइनें लिखवाना चाहता हूं मैं वो बता दूंगा। बिजनेस एनवायरमेंट में एग्जिस्ट करता है, हमेशा एनवायरमेंट में एग्जिस्ट करता है। जायज बात है भाई, वो इंटरनल भी है और एक्सटर्नल भी है। जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट होते हैं ना, उससे हमें हमेशा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और थ्रेट्स मिलते हैं। मतलब हमारे पास कमाने के रास्ते आते हैं और हमें नुकसान के रास्ते आते हैं, जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट होता है उससे। और जो इंटरनल होता है ना, उसमें हमारे पास स्ट्रेंथ होती है, हम अपनी स्ट्रेंथ देखते हैं, हम अपनी वीकनेस देखते हैं। ये चैप्टर हमने स्टार्ट करना है अभी। इंटरनल में हम अपनी स्ट्रेंथ देखते हैं और वीकनेस देखते हैं। और आप सोच के देखो बच्चों, मेरे पास बाजार में मुझे पता है प्रॉपर्टी के रेट डबल होने वाले हैं, मुझे पता चल गया डबल। मुझे पता चला कांग्रेस सरकार आ गई है, कांग्रेस सरकार के आते ही डबल हो जाएंगे रेट। तो आप देखो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है, मैंने पॉलिटिकल एनवायरनमेंट देखा तो मुझे पता चला मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मेरे पास डबल हो जाएंगे प्रॉपर्टीज के रेट, अपॉर्चुनिटी है। अब मैं अपने घर गया, घर पे मेरे रोटी नहीं है खाने को, मैं कह रहा हूं प्रॉपर्टियां खरीदूंगा। ओ भाई स्ट्रेंथ तो देख, पैसा है नहीं, क्या अपॉर्चुनिटी करेगी? कुछ नहीं कर पाएगी। आप अपनी स्ट्रेंथ देखो, फिर मार्केट में अपॉर्चुनिटी देखो, दोनों में बैलेंस बनाओ, तब तो कुछ कमाओगे। तो बिजनेस हमेशा एनवायरमेंट में एग्जिट करता है। एक्सटर्नल से अपॉर्चुनिटी और थ्रेट मिलते हैं और इंटरनल से स्ट्रेंथ और वीकनेस मिलती है। ये मैं और भी कहीं लिखवाऊंगा, मेरा अगला टॉपिक शुरू होगा तब भी ये वाली बात दोबारा बोल लूंगा मैं। बिजनेस, ये पहली बात समझ में आ गई। मैंने इसमें एग्जांपल भी बताया आपको। मैंने क्या बताया कि मैंने पॉलिटिकल एनालिसिस किया, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट देखा। मैंने पॉलिटिकल एनवायरनमेंट देखा तो मुझे पता चला कि मार्केट में प्रॉपर्टी के रेट डबल होने वाले हैं। उनकी आइडियोलॉजी ऐसी है, या मैं कह दूं वो रूलिंग पार्टी ऐसी होगी, मैंने सब देखा होगा, आप उसके बारे में मत सोचिए। मैंने देखा कि उनकी आइडियोलॉजी ऐसी है, जब भी कांग्रेस सरकार आती है एक बार रेट डबल होती है, तो आइडियोलॉजी ऐसी है कि प्रॉपर्टी पे खेलना है।
पॉलिटिकल एनवायरमेंट पे मुझे पता चल गया कि प्रॉपर्टी डबल होगी, ये आ गई अपॉर्चुनिटी। अब मेरे पास पैसा कितना है, ये मेरी स्ट्रेंथ, उस बेच के बैलेंस बनेगा। अब बिजनेस स्ट्रेटेजिक्स क्या करता है, जो बिजनेस को स्ट्रेटेजी बनाने वाला आदमी है वो क्या करता है, उसके पास एडिक्वेट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एडिक्वेट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि जी मेरी स्ट्रेंथ ये है, मेरी वीकनेस ये है, अपॉर्चुनिटीज ये हैं, थ्रेट ये हैं, उसके पास ये पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके पास पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। क्या चीज इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उसे, माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरमेंट के कारण माइक्रो और मैक्रो एनवायरमेंट के कारण कंपनी और इंडस्ट्री में क्या डेवलपमेंट हो रही है, क्या डेवलपमेंट हो रही है। मैं कह रहा हूं बिजनेस स्ट्रेटेजिक के पास एडिक्वेट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि माइक्रो और मैक्रो एनवायरमेंट के कारण कंपनी और इंडस्ट्री, कंपनी मतलब हमारी कंपनी, इंडस्ट्री मतलब ओवरऑल सबकी मिलाकर क्या डेवलपमेंट हो रही है, ताकि जब वो डिसीजन ले, ताकि जब वो डिसीजन ले, डिसीजन लेते टाइम, डिसीजन लेते टाइम वो सभी फैक्ट को कंपेयर कर सके, फैक्ट्स, कंपेयर ऑल फैक्ट्स, कंपेयर सारे फैक्ट्स को कंपेयर कर सके, और जो भी अंडरलाइंग अजम्पशन है, अंडरलाइंग अजम्पशंस हैं, उन्हें चैलेंज कर सके। बस यही बातें मैंने लिखवानी है आपको माइक्रो के बारे में, माइक्रो के ऊपर 5 लाइनें। जब मैं माइक्रो एनवायरनमेंट शुरू करूंगा उससे पहले ये 2-4 लाइनें लिखवाऊंगा। क्या क्या लाइनें लिखवाऊंगा, देखो मैं कहूंगा बिजनेस के अंदर बिजनेस एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करता है जहां पर स्ट्रेंथ और वीकनेस के साथ साथ अपॉर्चुनिटी और थ्रेट होते हैं। क्योंकि मुझे माइक्रो की बात करनी है ना, वो माइक्रो की बात करनी है, तो मैं एक्सटर्नल की बात रखूंगा। चलो फिर मैं क्या लिखूंगा, बिजनेस स्ट्रेटेजिक के पास ना इंफॉर्मेशन एडिक्वेट होनी चाहिए कि माइक्रो और मैक्रो एनवायरनमेंट के कारण कंपनी और इंडस्ट्री की क्या डेवलपमेंट हो रही है। भाई मैंने भी जो एग्जांपल लिया था कि कांग्रेस सरकार चेंज हो रही है, मैक्रो एनवायरनमेंट, मैक्रो एनवायरनमेंट में पॉलिटिकल एनवायरनमेंट आ गया, तो मैंने देख लिया कि कांग्रेस सरकार से इंडस्ट्री रियल एस्टेट की बढ़ेगी, तो हमारी कंपनी क्या करेगी। तो मैं वही कह रहा हूं माइक्रो और मैक्रो एनवायरनमेंट के कारण कंपनी और इंडस्ट्री की क्या डेवलपमेंट हो रही है, ताकि हम डिसीजन ले सके कि सभी फैक्ट को कंपेयर कर सके कि हमारे पास पैसा क्या है, रियल एस्टेट में पैसा क्या है, अंडरलाइंग अजम्पशन और चैलेंज कर सके, जो भी अजम्पशंस हमने रखी हैं उनको चैलेंज कर सके। तो मेरे पास ये सारी बातें मुझे ऊपर लिखनी होंगी। आ जाओ इन बातों को लिखते हैं। नेक्स्ट क्लास में करेंगे आगे बच्चों, आज इतना ही कर लो क्योंकि 1 घंटे क्लास हो चुकी है, ज्यादा देर की क्लास याद नहीं रहती एसएम की। ओके बाय बाय बच्चों।